हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी और इसमें हम लोग यूनिट 5वीं पढ़ रहे थे, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना और संगठन। तो हम लोग सबसे पहले संगठन पढ़ना शुरू किए थे और गैसों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। आज उन्हीं गैसों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% के बीच पाई जाती है। अब पहली गैस है नाइट्रोजन। इसको N2 से दर्शाते हैं या इसका रासायनिक सूत्र N2 है। अब देखते हैं नाइट्रोजन क्या होती है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन अन्य गैसों की अपेक्षा कम सक्रिय गैस और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे पहले चीज़, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। और ये बहुत कम सक्रिय होती है, यानी एक ज़्यादा सक्रिय नहीं होती है, यानी क्रिया या फिर जो आप कह सकते हैं रिएक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं करता है, बहुत कम सक्रिय गैस है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को मंद करके दहन को नियंत्रित करना। आप देखते हैं कि जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं, कार्यालय में या बस में रहते हैं तो या ट्रेन में आपने देखा होगा एक गैस सिलेंडर रखा रहता है, छोटा सा रेड कलर का गैस रहता है, लगा रहता है, उसमें नाइट्रोजन ही भरी होती है। तो जैसे कहीं आग लग गई तो नाइट्रोजन क्या करता है? उस आग को बुझाने का काम करता है, एक प्रकार से उसको मंद कर देता है, यानी आग को नियंत्रित करने का काम करता है, जबकि ऑक्सीजन आग को बढ़ाने का काम करता है। तो दोनों विपरीत गैसें हैं। यह जैवमंडल में, जैवमंडल मतलब जीवमंडल, जैवमंडल कहिए या जीवमंडल कहिए। मैंने आपको कल बताया था जीवमंडल क्या होता है, कि भाई जहाँ पे तीनों मंडल मिलते हैं, यानी वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल जहाँ पे मिलते हैं उसे ही जीवमंडल कहते हैं। कल वाले वीडियो में हमने बताया था। तो जीवमंडल में या जैवमंडल में उपस्थित सभी जीवधारियों एवं पादपों के लिए ये गैस आवश्यक होती है, क्योंकि इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। प्रोटीन जो कि एमिनो एसिड होता है, तो प्रोटीन का निर्माण किस गैस से होता है? नाइट्रोजन से होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए ये सभी जीव जंतुओं के लिए ज़रूरी है। स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लेग्यूमिनस पौधे तथा शैवाल आदि प्रजातियां मृदा में स्थिरीकरण करती हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन चक्र द्वारा संतुलित होता रहता है, यानी नाइट्रोजन का एक चक्र घूमता रहता है। इसके अलग अलग रूप हैं, नाइट्रोजन के अलग अलग रूप हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो है अपने अलग अलग स्वरूप के माध्यम से वायुमंडल में घूमता रहता है। कभी इसका स्वरूप नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में हो जाएगा, कभी नाइट्रस ऑक्साइड, कभी नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन के प्रकार। अब यह है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये थोड़ा याद रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अब NO है नाइट्रिक ऑक्साइड। N2 ये नाइट्रोजन होता है, बेसिकली नाइट्रोजन N2 होता है। NO2 अब 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NH3 अमोनिया होती है। अमोनिया भी क्या है? नाइट्रोजन का एक प्रकार है। NH एमिनो होता है और HNO2 ये नाइट्रिक अम्ल होता है। तो ये जो है नाइट्रोजन इन्हीं के रूप में वायुमंडल में घूमता रहता है, चक्र के रूप में। तो इसे ही हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, नहीं तो वो भी पढ़ाया जाता। अब यहाँ थोड़ा बताया गया है, ये देखिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवों तथा पादपों द्वारा उपभोग एवं इसका विभिन्न प्रकार के यौगिकों में परिवर्तन व उसके पश्चात बैक्टीरिया द्वारा वियोजन के पश्चात पुनः वायुमंडल में निष्कासित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। यानी नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन का जीवों एवं पादपों द्वारा, यानी पेड़ पौधों द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा इसका उपभोग किया जाता है। उपभोग किया जाता है किस रूप में? इनके रूप में, जो इसके विभिन्न प्रकार हैं, इनके रूप में कहीं ना कहीं
इनका उपयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है, और फिर जब जीव जंतु या पादप की मृत्यु हो जाती है, वो सड़ गल जाते हैं, तो बैक्टीरिया द्वारा उनका अपघटन कर दिया जाता है, मतलब वियोजन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है, कोई जानवर है, उसने नाइट्रोजन को ग्रहण किया, उपभोग किया, लेकिन जब उस जीव या जंतु की उसकी मृत्यु हो जाती है, तो धीरे धीरे वे सड़ जाते हैं, गंध आने लगती है। तो गंध आने का मतलब क्या है, वे बैक्टीरिया द्वारा वियोजित हो रहे हैं, उसमें वो छोटे छोटे कणों में टूट रहे होंगे। तो उसी टूटने की प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं या अपघटन कहते हैं। और इस टूटने से क्या होता है, जो नाइट्रोजन जीव जंतु के अंदर रहती है वो फिर से वायुमंडल में चली जाती है। तो इसी को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन चक्र क्या है। अब दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है ओजोन, O2 बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 21%। लगभग 21%, अगर एग्जैक्ट देखें तो 20.95% ये पाई जाती है। लगभग 21% कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। यह रासायनिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय होती है। तो ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है, एक प्रकार से रिएक्शन बहुत जल्दी करती है, तो ये सक्रिय गैस होती है। जबकि नाइट्रोजन को हमने बताया था कि वो बहुत ही कम सक्रिय होती है, जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा सक्रिय होती है। जिसका निर्माण हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा तथा खनिज ऑक्साइडों के अपचयन से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उसी के द्वारा इसका निर्माण होता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। यह एक प्राणदायी गैस है, मतलब ऑक्सीजन प्राणदायी। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आदमी जीवित ना रहे, क्योंकि इसके बिना जीव जंतु एवं मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये प्राणदायी गैस होती है। पृथ्वी पर दहन की क्रिया ऑक्सीजन के बिना असंभव है। दहन मतलब आग जलाना, यानी आग तभी जल सकती है, आग तभी लग सकती है जब ऑक्सीजन हो। बिना ऑक्सीजन के आग संभव नहीं है। यह जैवमंडल में पोषक तत्वों के चक्रण व अवशिष्ट पदार्थों के सड़ने की क्रिया में सहयोग करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन चक्र के माध्यम से संतुलित होती रहती है। तो जैसे नाइट्रोजन चक्र था, वैसे ऑक्सीजन के भी कई रूप हैं, और इसका भी हम लोग उपभोग करते हैं, फिर जो है अपने मूल रूप में आती है। तो इसका भी चक्र चलता रहता है। तीसरी महत्वपूर्ण गैस थी ऑर्गन, AR। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों की श्रेणी में ऑर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये अक्रिय गैस है, यानी ये कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करती है। और अगर और भी कई सारी अक्रिय गैस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, तो ऑर्गन। अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में यही पाई जाती है, ये याद रखना। वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 1% है। अगर एग्जैक्ट देखें तो 0.93%। यह एक भारी प्रवृत्ति की गैस है, जिस कारण यह वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। तो एक भारी गैस है, भारी गैस है, और जो भारी गैसें होती हैं वो निचली परतों में पाई जाती हैं, वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती हैं। अब ये देखिए अक्रिय गैस के बारे में बताया गया है। मैंने बताया यहाँ कि भाई कई सारी अक्रिय गैसें होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं इसको भी देख लेते हैं। हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले। तो अक्रिय गैसें आवर्त सारणी, आपने आवर्त सारणी देखा होगा, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो एक आवर्त सारणी होता है, उसमें सारे तत्व दिए रहते हैं। उसके शून्य वर्ग के तत्व हैं, शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, मतलब ये कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं करते हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैसें हैं। रेडॉन को छोड़कर सभी अन्य गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो ये भी याद रखिएगा कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो वो रेडॉन है, रेडॉन। इनका उपयोग मुख्यतः विद्युत बल्बों के निर्माण में किया जाता है। ये अक्रिय गैस जितनी भी हैं, इनका उपयोग विद्युत बल्बों के निर्माण में किया जाता है। अगली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। देखिए मात्रा में तो ये ऑर्गन के बाद आती है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आती है। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं पृथ्वी पर रहने के लिए। और ऑर्गन मैंने बताया वो अक्रिय गैस है,
उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है CO2 से, लेकिन इम्पॉर्टेंट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तीसरी महत्वपूर्ण गैस है जो जीवाश्मों के जलने व विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के श्वसन क्रिया में वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। यानी जब हम लोग श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो हम कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रहण क्या करते हैं? ऑक्सीजन। इसकी कुल मात्रा संपूर्ण वायुमंडलीय गैसों में 0.038% है। यह एक भारी गैस है। भारी गैस है इसका मतलब ये नीचे की परतों में होगी। इस कारण इसका अधिकांश संकेंद्रण निचली परतों में होता है। अब चूंकि भारी गैस है तो ये कहाँ पर एकत्रित होती है? निचली परतों में। इसलिए इसका अधिकांश प्रभाव भी इसी परत में होता है। क्षोभ मंडल आपको पढ़ाऊँगा आगे के वीडियो में, तो वहाँ पे इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि पेड़ पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं और फिर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा स्वपोषित पौधे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, यानी जो पत्ते हरी चीज़ें होती हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वे क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से खनिज पदार्थ और जल लेते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं और उसमें क्या बनाते हैं? अपने लिए भोजन बनाते हैं। उसको जैविक पदार्थ कहा जाता है। यानी पेड़ पौधे सूर्य की किरणों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज के द्वारा अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ऐसे भोजन को जैविक पदार्थ कहते हैं। और ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषित कहते हैं, मतलब अपना पोषण स्वयं करते हैं। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें ग्रहण कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और निकलती कौन सी है? ऑक्सीजन। यह पृथ्वी के ताप को संतुलित करने अर्थात ऊष्मा बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह सौरिक विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, परंतु पृथ्वी के बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी अर्थात अवरोधक की तरह कार्य करती है। ये मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में, कि जब सूर्य से किरणें आती हैं हमारी पृथ्वी पर तो वायुमंडल उनको आने देता है, लेकिन जब पृथ्वी से वापस किरणें अंतरिक्ष की तरफ जाती हैं तो वायुमंडल उनको रोक लेता है। इससे क्या होता है? पृथ्वी गर्म रहती है, उसका औसत तापमान बना रहता है, यानी 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान है वो बना रहता है, यानी कि वापस जाने वाली किरणों को रोक लेता है। तो वायुमंडल की कौन सी गैसें ऐसा काम करती हैं? तो उसमें एक गैस CO2 भी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी रोक लेता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारी पृथ्वी गर्म बनी रहती है। अगर सारी किरणें जो सूर्य से हमको प्राप्त होती हैं पृथ्वी पर, अगर सारी की सारी किरणें, सारा का सारा तापमान और उसमें पृथ्वी से वापस चला जाए तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, बर्फ़ जैसी जम जाएगी। यानी होगा ये कि रात में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं और भी कई गैसें हैं, ये गैसें पृथ्वी से जो विकिरण वापस जाता है उसी को हम लोग यहाँ पे पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण कहते हैं। ये देखिए पार्थिव विकिरण, तो पृथ्वी से जो किरणें वापस जाती हैं उनको जाने नहीं देता है, CO2 रोक लेता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा CO2 हो जाए, अब सोचिए आप थोड़ा सा, अगर CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए पृथ्वी पर तो क्या होगा? ये थोड़ी सी भी किरणों को वापस नहीं जाने देगा, तो पृथ्वी लगातार गर्म होती चली जाएगी और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। फिर क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ़ पिघलेंगे जो भी पर्वत हैं, तो नदियों में, समुद्रों में जल स्तर बढ़ेगा और बाढ़ जैसी घटनाएं घटेंगी। इसलिए कहते हैं CO2 ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये ज़्यादा किरणों को रोकेगा, जाने ही नहीं देगा, तो बहुत ज़्यादा पृथ्वी गर्म हो जाएगी। अगर CO2 बिल्कुल नहीं रहेगा तो सारी किरणें वापस चली जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए। इसलिए सारे देश एक दूसरे को बुला करके या संगठन बना करके सम्मेलन करते हैं और कहते हैं CO2 की मात्रा पे लगाम लगाओ। तो CO2 की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे पृथ्वी के सतह तापमान में
वृद्धि होगी। वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने बता दिया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। अभी मैंने बताया ही कि विभिन्न प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, सब देश मिल करके सहमति जताते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कम उत्सर्जित करेंगे, कम निकालेंगे, उसको रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो एक सम्मेलन था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल मतलब ये क्योटो शहर में हुआ था, जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ हुआ था, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। वर्तमान में पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 आदि के माध्यम से वैश्विक सहमति बनी है। वैश्विक सहमति मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनी है। पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में हुआ, ये भी इसी चीज़ को लेकर हुआ था कि भाई हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम करेंगे। तो ये 16 मिनट का वीडियो हो गया है और इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आगे हम लोग कुछ और गैसों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।